हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप, जहां आपको प्रिपरेशन कराई जाती है जेई नीट एंड बोर्ड्स एग्जाम के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट की। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप की वजह से किसी एक्सियल पॉइंट के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। इस सर्कुलर लूप को आप रिंग भी कह सकते हैं। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर निकाला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर फाइंड आउट करते हैं एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसा ही सेम कुछ केस यहाँ पर भी है। अब हम वहाँ पर फाइंड आउट करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे क्या मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ वैसा ही कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे, कुछ इसी तरह की चीज़ें हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर भी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि डेरिवेशन वाला पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है किन लोगों के लिए जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड्स में पूछे जाते हैं डेरिवेशंस। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनको ये नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना आपको भी है, क्योंकि आपका जो काम है वो फार्मूला के ऊपर ज़्यादा है या फार्मूला की एप्लीकेशंस के ऊपर ज़्यादा है। और एप्लीकेशंस की जहाँ बात आती है तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो फार्मूले के अंदर जो चीज़ें हैं उनका मतलब क्या है। तो टॉपिक को स्टार्ट करें उसके पहले प्लीज़ वीडियो को अगर आपने अब तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल देख रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने कहा, हमारा जो टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो हमने एक सर्कुलर लूप ले लिया, ये सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस है ए। तो इसकी ए क्या है, इसकी रेडियस है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए इज रेडियस ऑफ लूप। ए क्या है, रेडियस ऑफ लूप। अब ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर ए लिया है तो आप भी ए लो। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो ए है इसकी जगह x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। तो ये जो रेडियल डिस्टेंस है ये क्या है, इसकी रेडियस है। ठीक है साहब, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है, हमने यहाँ पर करंट फ्लो की डायरेक्शन ले ली है क्या, एंटी क्लॉकवाइज। आप चाहो तो इसको क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली डेरिवेशन ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें ये इसके एक्सिस से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पर। तो ये r क्या है, एक्सियल डिस्टेंस है ना। तो r जो है वो कौन सी डिस्टेंस है, एक्सियल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये दो बातें तो ये समझ में आ गई होंगी कि a क्या है और r क्या है। अब ये जो डिस्टेंस बन रही है, अब ये हाइपोटेन्यूस बन गया। मेरे को अभी एक ट्रायंगल दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो मेरे को एक ट्रायंगल दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख गया होगा, और नहीं दिखा तो अब दिखा देते हैं। तो ये ट्रायंगल दिख गया। तो ये परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये एंगल है फाई और ये डिस्टेंस है r और ये है a और ये है s। तो s को हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ऐसा पाइथागोरस थ्योरम से, सिंपल मैथमेटिक्स से सबको मेरे समझ में आती होगी ये चीज़ इतना। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे लगाने वाले हम कौन सा, बायो-सावर्ट लॉ। तो उसको लगाने के लिए हमने सबसे पहले एक एलिमेंट ले लिया dl लेंथ का, एक एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ है कितनी, dl। तो लेट, इसको मैं दूसरे, क्योंकि मेरे को ज़रूरत पड़ेगी इस सेक्शन की, तो मैं थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर लिखता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ यहाँ, लेट एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। ये dl ले लिया हमने लेंथ और ये s डिस्टेंस हो गई। तो अब इनके बीच का एंगल बताओ कितना होगा, बताओ भाई एंगल कितना होगा इसके बीच का। ये 90 डिग्री है, ये फाई है। तो देखो ये यहाँ से जो डिस्टेंस जाएगी, ये वायर है, ये वायर। अब वायर से ये पॉइंट अगर यहाँ सामने रखा है तो ये डिस्टेंस तो ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी इन दोनों के बीच की। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहने वाली है। क्या रहने वाली है, परपेंडिकुलर रहने वाली है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आपने लिखने वाले हो, ये वाली आई डी एल साइन थीटा, डी एल और एस के बीच का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो अब अगर बायो-सावर्ट लॉ लगाएं, देखो 90 डिग्री कैसे होगा, ये एंगल फाई है, यहाँ से ये सामने पॉइंट आ रहा है, ये सामने पॉइंट आएगा तो ये जो dl और s पॉइंट है इनके बीच का जो ये जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, dl और s के बीच के एंगल की बात हो रही है। ये एंगल नहीं ले रहा मैं, ये एंगल नहीं ले रहा हूँ। और कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये एंगल की बात हो रही है, नहीं, यहाँ बात हो रही है dl और s के बीच की। ये dl लेंथ है और ये s है, ये देखो s है, ये ऐसा है कुछ, ये dl लेंथ है और ये s लेंथ है। तो इन दोनों के बीच का एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल, ये कितना हो गया, 90 डिग्री। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस मेजर करूँगा तो ये तो अलग ही केस हो गया, अलग लाइन हो गई, तो यहाँ नहीं जाना है। ये लेंथ है, ये एल लेंथ है ऐसे, और ये
ये एस लेंथ है ऐसे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री का। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। देखो साहब, तो अब लगाओ बायो-सावर्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, तो मैं पहले लिख देता हूँ कि जो b होगा, dv लिख देता हूँ इसमें ना, dv कितना होगा म्यू नॉट आई dl और साइन थीटा अपॉन 4 पाई एस स्क्वायर, यही फॉर्मूला होगा। अब देखो साइन थीटा की जो हमने बात की, साइन थीटा वो यहाँ पर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, और ये कितना हो गया 1 हो गया। मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, ये l हो गया dl और ये s हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। इस एंगल से कंफ्यूज नहीं होना, इस एंगल से, ये जो एंगल है ये तो अलग ही होगा कुछ। ये कितना होगा भाई, अगर इसको आप 90 लिख दोगे तो 90 और 90 तो 180, तो यही हो गए, और ट्राइंगल के तो तीनों का 180 होना चाहिए, तो ये 90 नहीं होगा। ये एंगल है, ये dl और इसके बीच का एंगल कितना है 90 है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, तो करंट की डायरेक्शन में तो रखो अपना थंब, करंट और लेंथ एक हो गए, और ये s की डायरेक्शन में हो गया ऐसे, ऐसे ऐसे चला गया। अब इसको ऐसे घुमा दो, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कुछ आएगी ऐसे, किधर की तरफ, बाहर की तरफ, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। ये आ गई, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सिमिलरली ये नीचे वाले की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, ये आ गया ये। ठीक है, अब यहाँ से एक ऐसे मैं परपेंडिकुलर लाइन अगर खींच देता हूँ, तो ये एंगल फाई है, तो ये 90 माइनस फाई होगा, और इसको भी ऐसा मैं सीधे बढ़ा दूँ तो ये एंगल भी कितना होगा फाई होगा, और ये एंगल भी कितना होगा फाई होगा। तो हमें पता है कि जब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी या कोई भी क्वांटिटी किसी एंगल पर आ गई तो उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ क्या आएगा कॉस। तो ये कितना आ जाएगा dv cos फाई, और ये भी कितना आ जाएगा dv cos फाई। अब ये जो dv cos फाई और dv cos फाई है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन दोनों की क्या है अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे मार देंगे। और ये जो है ये यहाँ पर आ जाएगा dv sin फाई, और यहाँ पर भी आ जाएगा dv sin फाई। ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बचेगा, अब ये एंगल कितना हो गया 90, तो पहले मैं dB की वैल्यू लिख दूं, तो dB कितना रह गया हमारे पास म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई एस स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बचेगा एक्सियल डायरेक्शन में वो कितना बचेगा हमारे पास, उसको लिख ले ज़रा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट वो कितना बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ भाई कितना लिखूं, 2dB लिखूं या dB लिखूं खाली, बताओ कितने लोग सोच रहे होंगे dB 2dB और कितने सोच रहे होंगे dB। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि ये लिखा जाएगा dB sin फाई लिखा जाएगा, है ना, dB sin फाई लिखा जाएगा, सिर्फ sin फाई है, फाई sin फाई। अब dB sin फाई क्यों लिखा गया है, 2dB क्यों नहीं लिखा गया है, देखो ये मैंने दो एलिमेंट लिए, ऐसे मैं यहाँ पे एलिमेंट लेता यहाँ पे एलिमेंट लेता तो भी उनके कॉस क्या होते कैंसिल होते, तो dB 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 बहुत सारे dB एक साइड में सारे के सारे एक्सिस के अकॉर्डिंग लग गए, और उन सभी को हमने 1 2 3 ना लिख के उन सबका हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है जोड़ना। तो 1 dB को ही हमने ले लिया और फिर उसको हमने पूरी जो पेरीफेरी है उसके अलाउंग क्या कर दिया ऐड कर दिया, यानी कि हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन। तो आपको ये नहीं करना है कहीं आप ये करने बैठ जाओ कि इसको dB लिख लिया इसको dB लिख लिया, dB और dB 2dB हो गए साहब, और दिमाग चकरा रहा है कि साहब ये 2dB आपने क्यों नहीं लिखा, dB क्यों लिख दिया। देखो मैंने यहाँ पे इसके सामने इंटीग्रेशन लगा दिया, साइक्लिक इंटीग्रेशन, 1 dB लेके और उस पूरे का, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट बने होंगे, उस पूरे का हमने क्या कर दिया है इंटीग्रेशन कर दिया है। ठीक है, ये बात समझने आ गई होगी, और इस बात को आप प्लीज़ 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 समझ लेना, ढंग से दोबारा समझ लेना। नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके टाइप कर देना कि ये बात हमें समझ में नहीं आई है, तो आप कोशिश की जाएगी कि ये चीज़ आपकी सॉल्व की जाए। अब वैल्यू डालो यहाँ पर, वैल्यू डालने से पहले यहाँ पर इस ट्राइंगल में देखो तो यहाँ से साइन फाई की वैल्यू मेरे को क्या मिल रही है, साइन फाई की वैल्यू मिल रही है a/s, है ना, ये वैल्यू हमारे काम आने वाली है इसलिए इसको मैंने लिख लिया। चलिए साहब वैल्यू रखिए आप, तो बी नेट जो हमारा है वो कितना आ गया, बी नेट कितना था dB sin फाई, और इसका साइक्लिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं यानी कि पूरे के अबाउट, तो dB की वैल्यू कितनी हो गई, ये आ गया म्यू नॉट
और कितना था म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई एस स्क्वायर, और ये कितना था साइन फाई। साइन फाई की वैल्यू डाल दो। अब तो साइन फाई की वैल्यू डालोगे तो साइन फाई की वैल्यू कितनी थी ए अपॉन एस, तो बी नेट कितना हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एस स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी आ गई भाई डी एल तो यहाँ रहेगा ही, डी एल को मत भूल जाना, नहीं डी एल को अंदर ले लेंगे अपन इंटीग्रेशन में, डी एल को अंदर ले लेंगे। और साइन फाई की वैल्यू लिख दो आप, तो पहले साइन फाई की वैल्यू कितनी थी ए अपॉन एस, और तो ये हो गया ए अपॉन एस, और अब ले लो डी एल को अंदर इंटीग्रेशन। तो पूरी पेरीफेरी का जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये जो है डी एल का इंटीग्रेशन करोगे तो पूरे सर्किल पे घूम जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगी इसकी पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब परिधि। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो क्या आएगा वो क्या बनेगा 2 पाई ए, तो ये क्या बनेगा म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई एस स्क्वायर इंटू ए अपॉन एस और इंटू 2 पाई ए। देखो साहब क्या क्या कट रहा है वो काटो। तो कट क्या कह रहा है, कट रहा है हमारे पास यहाँ 2 पाई से 2 बार कैंसिल हो गया है ना, और ये ए स्क्वायर हो गया और ये एस क्यूब हो जाएगा। तो बी नेट जो फॉर्मूला बन गया हमारा पास वो कितना बन गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2s क्यूब। अच्छा एक तो लिखने का तरीका ये हो गया। अब s जो है s वो किसके बराबर था, वो बराबर था ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और उस पूरे की पावर कितनी थी 1/2। तो ये वैल्यू डाल दो यहाँ पर। तो बी नेट की जो वैल्यू हो गई कितनी हो गई म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पावर कितनी हो गई 3/2। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, एक्सियल पॉइंट पर सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रही है और उसके कारण एक्सियल पॉइंट पर हमने क्या निकाल लिया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब इसमें स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं हम पहले। अच्छा स्पेशल केसेस से भी पहले बात करें तो इसको हम थोड़ा सा और मैनिपुलेट करके लिख देते हैं। मैनिपुलेट कैसे करें, इसमें हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, किससे पाई से। तो बी नेट को आप लिख सकते हो म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और ये कितना ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। पाई ए जो स्क्वायर है, पाई ए स्क्वायर किसका एरिया हो गया, सर्किल का, लूप का एरिया, एरिया ऑफ लूप। तो एरिया ऑफ लूप हो गया ये, है ना। तो इसको आपने लिख लिया कैसे, बी नेट इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए ओवर 2 पाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। अब ये जो क्वांटिटी लिखी है आई इंटू ए, इस आई इंटू को ए को हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम लिखते हैं एम से, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। और ये किसके बराबर हो गया, आई ए के बराबर। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आगे के लेक्चर्स में, फिलहाल इसको सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो बी नेट मेरा क्या बन गया यहाँ से म्यू नॉट एम अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। तो इसके दो फॉर्म हो गए लिखने के, इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है और इस फॉर्म में भी। दोनों ही अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए। डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ड्राइव करने के लिए पूछ लिया जाता है। जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बता दूं मैं, डेरिवेशन के लिए पूछ लिया जाता है, या तो ये पूछ लिया जाता है या ये पूछ लिया जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हम आगे के लेक्चर में एक बार चर्चा कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला मैंने बनाया है वो इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस जो पूछे जाते हैं जेई और नीट में पूछे जाते हैं, नीट में ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड होता है। फार्मूले में वैल्यू डाल दी, ए की वैल्यू दे दी, आर की वैल्यू दे दी, आई की वैल्यू दे दी, डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछ ली। हाँ, जेई में थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं, एडवांस में, वो भी एडवांस के एग्जाम में थोड़ा सा इसको घुमा के क्वेश्चन को, मतलब इसके साथ डिस्क वगैरह बना के फिर इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो क्वेश्चंस भी हम कुछ एक चैप्टर्स में, कुछ लेक्चर्स में के बाद हम करने वाले हैं, तो वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो फिलहाल के लिए जो बात हो रही है वो डेरिवेशन की हो रही है। तो मेरे हिसाब से ये जो डेरिवेशन है आप लोगों को अभी तक जितना भी हमने किया है वो समझ में आ गया होगा कि डेरिवेशन हमने किस तरह से किया है। अब जैसे हमने स्पेशल केसेस बनाए थे स्ट्रेट कंडक्टर के केस में, वैसे ही यहाँ पर भी हम बनाने वाले हैं क्या, स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस की अगर हम बात करें, स्पेशल केस, तो फर्स्ट स्पेशल केस हमारा क्या है कि हम यदि ये कह दें कि जो पॉइंट है वो कहाँ पर रखा है, सेंटर पे रखा है,
इफ द पॉइंट P इज लाई ऑन द सेंटर ऑफ लूप, वो कहाँ रखा है, लूप के सेंटर पर रखा है ना। तो लूप के अगर सेंटर पे रखा है तो उस केस में R कितना हो जाएगा, 0। R 0 हो जाएगा तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2। R वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 है। तो ये जो फॉर्मूला है क्या बन गया, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ओवर 2, और ये क्या बनेगा, ए क्यूब बनेगा, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला हो गया। ये होता है किसका, एक सर्कुलर लूप के लिए उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यही होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी है और नहीं भी पढ़ा है तो अब सुन लो कि एक सर्कुलर जो लूप है उसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, जहाँ ए क्या है उसकी रेडियस होती है। ठीक है, दूसरा केस हम यदि ये कंसिडर कर लें कि जो एक्सियल पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा दूरी पर है। ठीक है, इफ़ R इज़ ग्रेटर देन A, यानी कि एक्सियल पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सेंटर से बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में हम A को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। देन A इज़ नेगलेक्टेड, तो उस केस में A हो जाएगा हमारा नेगलेक्ट। तो A नेगलेक्ट हो गया तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, म्यू नॉट आई, A को नेगलेक्ट करेंगे किसके कंपैरिजन में, R के कंपैरिजन में। यहाँ पे A को 0 मत कर देना, R के कंपैरिजन में 0 करना है, R के कंपैरिजन में उसको नेगलेक्ट करना है। ठीक है, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ओवर 2 R स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ओवर, ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास सॉल्व होके 2R क्यूब, ये कितना आ जाएगा, 2R क्यूब। तो ये फॉर्मूला हो गया जब जो R डिस्टेंस है, जो एक्सियल पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो उस केस में हमारा ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो होपफुली ये जो हमने पढ़ा डेरिवेशन किसका, एक सर्कुलर लूप की में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से एक्सियल पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू हमने निकाली, ये पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। इसके स्पेशल केसेस भी आपको समझ में आए होंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे समझ में तो अब होनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए कि हमें यहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ परेशानी हो रही है। जो परेशानी वाली चीज़ थी वो ये हो सकती है मेरे समझ में कि ये जो है, ये एंगल पे स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, तो ये मैंने क्लियर कर दिया है कि ये एंगल आपके 90 है और किस तरह से, ये आपको यहाँ पे मैंने बिल्कुल बता दिया है। तो अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये गलत बात है, आप देखे जा रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सके। तो अब मिलते हैं किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ नए लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।